हेलो दोस्तों। इंसान को जब भगवान खूबसूरती देता है तो साथ में उसे नजाकत दे ही देता है। मेरी बेटी भी बहुत ही नाजुक सी थी। उसका मिजाज सबसे अलग था, लेकिन अंजलि मेरी जिंदगी की सबसे खास हस्ती थी। जान बसती थी उसमें मेरी, क्योंकि भगवान ने मुझे मेरी शादी के पूरे 10 साल बाद अंजलि की खुशी दी थी। मैं अंजलि की कोई भी बात टाला नहीं करती थी। मेरे ससुराल वाले थोड़े सख्त मिजाज के लोग थे, लेकिन अंजलि के पापा बहुत ही नरम दिल इंसान के थे। 10 साल तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी, लेकिन अंजलि के पापा ने कभी भी मुझे औलाद ना होने का ताना नहीं दिया था, बल्कि हमेशा मेरी हिम्मत को बढ़ाया था कि भगवान पर भरोसा रखो, वह जरूर हमें औलाद की खुशी देगा। और जब अंजलि पैदा हुई थी तो अंजलि के पापा की खुशी देखने के लायक थी। मेरे ससुराल वाले बहुत ही सख्त किस्म के लोग थे, लेकिन अंजलि की पैदाइश पर वह भी बहुत खुश हुए थे। आखिर उन्हें भी 10 साल के बाद अपने घर में बच्चे की खुशी दिखाई दी थी। अंजलि इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत थी कि खानदान का हर आदमी उसे अपनी गोद में लेने के लिए मचलता था। जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती चली गई थी। कभी कभी तो मुझे अंजलि की खूबसूरती से डर लगने लगता था। पता नहीं कहाँ से उसने यह रूप चुराया था। अंजलि के पापा भी सांवली रंगत के थे और मैं भी इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अंजलि ने तो खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। खूबसूरती के साथ साथ उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। हर कोई उसे पसंद करता था। इसके अलावा अंजलि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। कभी कभी तो मुझे अंजलि पर बड़ा ही गर्व महसूस होता था। वह अपने स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। टीचर्स भी उसको बेहद पसंद करते थे। हमारा संबंध अपर मिडिल क्लास घराने से था। अंजलि हमारी इकलौती औलाद थी, इसीलिए हम उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। घर में वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, अच्छा गुजर बसर चल रहा था, लेकिन फिर भी अंजलि के अच्छे भविष्य के लिए अपने पति के साथ साथ मैं भी जॉब कर ली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया था जब अंजलि ने मुझे एक ऐसी बात कह दी कि मैं तो अंदर से कांप कर रह गई थी। अंजलि अब 18 साल की हो चुकी थी और अब उसके अंदर मैंने कुछ बदलाव महसूस करना शुरू कर दिए थे। अकेले ही अकेले मुस्कुराती रहती, खुद पर भी कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी थी। मैंने उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद अंजलि अब जवान हो गई है तो ऐसी बदलाव आना आम बात है, लेकिन मैं तो दंग रह गई थी कि अंजलि ऐसी बात भी कह सकती है। मैं तो अंजलि को बहुत ही समझदार बच्ची समझती थी, लेकिन उसने जिस तरह की बात की थी वह मुझे और उसके पापा दोनों को ही हिलाकर रख दी थी। सब कुछ रूटीन के अनुसार ही चल रहा था। सुबह अंजलि कॉलेज चली जाती थी और मैं और उसके पापा ऑफिस के लिए निकल जाते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। सुबह जब अंजलि कॉलेज जा रही थी तब उसका मूड बहुत अच्छा था। वह मुझे और अपने पापा से बहुत अच्छे मूड में बातें कर रही थी। अंजलि के पापा उसको हमेशा ही समझाते रहते थे कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। अगर तुम किसी का दिल दुखाओगी तो भगवान भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा, और किसी का दिल दुखाने की सजा बहुत बड़ी होती है। भगवान भी इस पाप के लिए माफ नहीं करता। कुछ देर बाद ही अंजलि नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गई थी। थोड़ी देर बाद मैं और अंजलि के पापा भी ऑफिस के लिए निकल गए। मेरा हाफ डे होता था, जबकि अंजलि के पापा को रात हो जाती थी। हर रोज की तरह उस दिन मैं भी घर जल्दी वापस आ गई थी, लेकिन घर आने के बाद मुझे बड़ा झटका लगा था जब नौकर ने बताया कि अंजलि मैडम कॉलेज से आते ही अपने रूम में चली गई है। ना उन्होंने आने के बाद खाना खाया है और ना ही नीचे वह लॉन्च में आकर बैठी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अंजलि की तबीयत कितनी ही खराब क्यों ना हो, वह कुछ समय के लिए नीचे लॉन्च में जरूर बैठती थी। कभी कभी अपनी पढ़ाई करती रहती तो कभी टीवी पर कोई मूवी वगैरह देख लेती थी, और खाना तो उसकी कमजोरी थी। कॉलेज से आते ही सबसे पहले भूख से चिल्लाती थी, और जब तक उसको खाना नहीं मिल जाता चैन से नहीं बैठती थी। कभी कभी तो उसकी और मेरी नाराजगी होती थी, तब भी वह खाना जरूर खाती थी, क्योंकि अगर वह टाइम से खाना नहीं खाती थी तो उसको कमजोरी महसूस होने लगती थी। लेकिन आज उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था और अभी तक वह भूखी थी। यह बात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी और परेशानी वाली भी थी। मैं फौरन ही अंजलि के कमरे में ऊपर आ गई थी। उसके कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। मैं कमरे के दरवाजे पर दस्तक भी दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। ना जाने अंजलि को आज ऐसा क्या हो गया था जो वह ऐसा व्यवहार कर रही थी।
मैंने अब दरवाजा थोड़ा जोर से पीटा तो अंदर से गुस्से वाली आवाज आई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे खाना नहीं खाना है, क्यों बार बार परेशान कर रही हो? अंजलि समझी थी शायद दोबारा नौकरानी उसे खाने के लिए बोलने आई है, लेकिन जब उसने मेरी आवाज सुनी तो जल्दी से दरवाजा खोल दिया और मुझे देखते ही अचानक मेरे सीने से लग गई। मैं तो हैरान परेशान सी अपनी जगह पर जम सी गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अंजलि को हुआ क्या है जो वह ऐसा व्यवहार कर रही है। मैं उसे अभी खुद से अलग करती या कुछ पूछती कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अंजलि दबी आवाज में रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मेरी बेटी समझदारी के साथ साथ बहुत ही बहादुर भी थी। वह किसी भी बात को दिल पर लगाकर नहीं बैठती थी। मैंने धीरे से अंजलि के सर पर हाथ फेरा और उसको अलग करके पूछने लगी, बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ है जो तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और यह तुम्हारे रोने की क्या वजह है? तुम आखिर इतना रो क्यों रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। कॉलेज में कोई बात हो गई है क्या? टीचर ने डांट दिया है क्या? मैं अपनी तरफ से सवाल पर सवाल कर रही थी क्योंकि अंजलि की आंखों में आंसू देखकर मैं अंदर तक हिल गई थी। मैंने कहा, अगर कॉलेज में कोई बात हुई है तो मैं खुद तुम्हारे कॉलेज में जाकर उस मामले को निपटाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस तरह रोने से समस्याएं हल नहीं होती। उसने एक नजर मुझे देखा और कहने लगी, माँ पापा को आने दे, मैं आप दोनों को एक साथ ही सारी बात बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जल्दी ही आप दोनों यह बात मालूम हो जाए। मैं अंजलि के गाल पर हाथ रखा और उसको सहलाते हुए कहने लगी, देखो अंजलि, तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारे पापा भी ना माने तब भी मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी। मेरी बेटी, इस तरीके से खुद को तकलीफ मत दो। चलो आओ मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन वह सर नाम में हिलाकर अंदर चली गई थी, जबकि मैं अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था अंजलि इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं बस यह सोचते सोचते नीचे लॉन्च में आ गई थी। नौकरानी ने भी मुझे अंजलि के बारे में पूछा, लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर अंजलि के रोने की वजह क्या थी, लेकिन जो कुछ भी था, अंजलि के रोने से मैं मुश्किल में पड़ चुकी थी। मैंने कुछ सोचकर फौरन ही अंजलि के पापा को कॉल कर दिया और उनको घर जल्दी आने का बोलकर किचन में चली गई ताकि जल्द से जल्द खाना तैयार कर सकूं। नौकरानी ने मेरी काफी मदद कर दी थी, इसीलिए काम भी आसान हो गया था। आज मेरी सोचों में सिर्फ और सिर्फ अंजलि ही थी। अंजलि के पापा भी जल्दी ही आ गए थे क्योंकि उन्हें भी अंजलि की चिंता थी और उनकी चिंता मेरे दिल को शांति देने लगी थी। पहले जब अंजलि का जन्म हुआ था, मुझे लगता था कि मर्द सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहते हैं और लड़की की पैदाइश का सुनकर शायद मेरे पति उदास हो जाएंगे, लेकिन मेरे पति ने इसे गलत साबित किया। वे अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। मैंने अपने पति को सभी परिस्थितियों की सूचना दी और हम अंजलि के कमरे में चले गए। अंजलि अब भी टेंशन के हालात में थी। जैसे ही हम दोनों की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने सिर उठाकर हमें देखा। उसकी रोती हुई आंखें इस बात का सबूत थी कि वह दोपहर से अब तक रो रही थी। मैं अपने पति के साथ ही उसके पास बैठ गई। अंजलि एक बार फिर मेरे सीने से लिपट गई थी। मैं हैरान थी कि मेरी बेटी को ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण वह इतना रो रही है। उसके पिता ने भी उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से पूछने लगे, बेटा बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण तुम इतना रो रही हो? और जो बात अंजलि ने हम दोनों से कही वो हमारे होश उड़ा दी थी। मैं और मेरे पति बस उसे देखकर ही चुपचाप खड़े हो गए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे प्रतिक्रिया दिखाएं। हमें अपनी बेटी से इसी बात की बिल्कुल भी तो उम्मीद नहीं थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन जो बात वह कह रही थी वो कोई 24 साल की लड़की लग रही थी। मेरे पति तुरंत ही अंजलि को नकारते हुए कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारी जिंदगी जानबूझकर कभी नहीं खराब कर सकते। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम ऐसा फैसला ले सकती हो। अरे हमने तो तुम्हारे लिए न जाने कितने सपने सजा रखे हैं और तुम एक अपाहिज लड़के से शादी करना चाहती हो। अंजलि ने यही तो बात हमारे सामने रखी थी कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन वह लड़का अपाहिज है। और यह सुनते ही मैं और अंजलि के पापा दंग रह गए थे। भला वह एक अपाहिज लंगड़े लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी? तुम जानती हो अपाहिज के साथ तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी।
ना ही तुम दुनिया का सामना कर पाओगी, ना ही उसके साथ सुख की जिंदगी बिता पाओगी। अरे जिस इंसान को खुद तुम्हारे सहारे की जरूरत है वो तुम्हें क्या सहारा देगा? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? विशाल एकदम से गुस्से में आ गए थे, जबकि मैं उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर खामोश करवाना चाहती थी, लेकिन उस समय वो किसी की भी सुनना नहीं चाहते थे। विशाल मुझे भी आंखें दिखाते हुए कहने लगे, बस कर दो अंजलि की माँ, अगर आज ही हम उसे नहीं टोकेंगे तो बाद में इसके लिए मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। जबकि अंजलि इस बार गुस्से के हालात में कहती रही, यह मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। मैंने आप दोनों को यह बात बतानी थी, यह मुझ पर फर्ज था, लेकिन आप दोनों मेरे मामले में कुछ भी नहीं कह सकते। मैं बालिग लड़की हूँ और मैं अपनी जीवन के फैसले खुद कर सकती हूँ। मेरा यही फैसला है कि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ उसी अफाइज लड़के से करूंगी और बहुत जल्द ही मैं आप दोनों को उससे मिलवा भी दूंगी। जबकि मेरी बेटी की इस बागी अंदाज से तो मैं कभी रूबरू ही नहीं हुई थी। वह तो बहुत ही मासूम सी थी, लेकिन आज उसका अंदाज इस बात की गवाही था कि मेरी बेटी हमारे हाथों से निकल चुकी थी। अंजलि ने हम दोनों को बताया था कि वह एक अफाइज लड़के से शादी करना चाहती है। उसके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम दीपक है और वह उससे बेहद प्यार करती है और बहुत जल्द शादी करना चाहती है। विशाल गुस्से के मूड में कमरे से चले गए। मैं अंजलि को समझाने लगी, देखो बेटा, यह पूरी जिंदगी का मामला है। अगर तुम अब अपनी जिंदगी खराब कर लोगी और एक अफाइज लड़के से शादी कर लोगी तो बाद की जिंदगी कैसे गुजारोगी? यह सब कुछ वक्त पर होता है। एक दिन तुम्हारे सामने भी ऐसा आएगा कि तुम खुद रोओगी कि मैंने यह क्या फैसला कर लिया, और तुम हमें भी बोलोगी कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं समझाया। तुम समझने की कोशिश तो करो। लेकिन उसकी एक ही जीत थी कि वो उससे ही शादी करेगी। मुझे तो यह मामला कुछ और ही लग रहा था। मैं काफी देर तक अंजलि को नरमी से समझाती रही, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह रोते हुए बाथरूम में बंद हो गई। मुश्किल से ही मैं खुद को संभाल कर नीचे आई। विशाल भी लॉन्ज में गुस्से के मूड में बैठे थे। वे मुझे देखते ही भड़क उठे कि यह है तुम्हारा परवरिश, यह सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। वह हमारी इकलौती बेटी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी मनमानी करेगी। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक अफाइज लड़के से उसकी शादी करवा दूंगा। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अंजलि कॉलेज भी नहीं जाएगी। अगर उसने घर से बाहर कदम भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल को इतना गुस्से में मैंने पहली बार देखा था। विशाल के गुस्से को देखते हुए मैं खामोश रहने में ही भलाई समझी थी, वरना पता नहीं गुस्से में वह क्या क्या फैसला ले लेते। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले बहुत ही गुस्सैल तबीयत के मालिक थे। वे उन सभी चीजों को बहुत ही नागवार समझते थे। मेरे पति बहुत ही सपोर्ट करने वाले इंसान थे, लेकिन उनका एक बात से हमेशा ही खिलाफ रहा है कि लड़की अपनी पसंद की शादी करे। लेकिन जिस तरह का रवैया मेरी बेटी ने अपनाया था, मुझे बहुत कुछ गलत लग रहा था। मैंने विशाल को बहुत मुश्किल से काबू किया और कमरे में ले गई। वह रात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ भरी थी। मुझे एक पल को भी सुकून नहीं आया था। अंजलि का रवैया मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। जिस तरीके से वह बोल रही थी वह इस बात की गवाही था कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं एक बार फिर अंजलि को समझाऊंगी। अगली सुबह होते ही मैंने एक बार फिर अंजलि से बात करनी चाहिए, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। विशाल तो गुस्से के मारे बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए थे। मैं अंजलि को बोला कि तुम्हारे पापा ने कॉलेज जाने से मना किया है, लेकिन अंजलि ने कहा कि मैं कॉलेज जरूर जाऊंगी। मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं और मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ नहीं सकती। यानी अब उसे उसके पापा के फैसले की भी कोई परवाह नहीं थी और बिना नाश्ता किए कॉलेज चली गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वह कल दोपहर से भूखी थी। मैंने तुरंत फोन करके विशाल को बता दिया और वह भी बिना नाश्ता किए। यह बात विशाल को भी परेशानी में डाल रही थी। उसका भूखा पेट कॉलेज जाना हम दोनों को बहुत ही मुश्किल में डाल रहा था। कुछ ही देर बाद विशाल घर आ गए थे। ऑफिस में उनका मन नहीं लगा था। हमारी वह इकलौती बेटी थी जो बहुत ही मन्नतों मुरादों की थी। उसके लिए हम दोनों पति पत्नी जान देने तक को राजी थे, लेकिन जो वह कर रही थी वो उसकी फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी खराबी थी। मैंने विशाल को देखा और उन्हें एक तरीका बताया कि हम दोनों कॉलेज चलकर उसके प्रिंसिपल से बात करें और उस दीपक नाम व्यक्ति की शिकायत करें कि वह कॉलेज पढ़ने के लिए आ रहा है या लड़कियों को वर्गलाने।
विशाल को मेरा यह बात अच्छा लगा। हम दोनों पति पत्नी ऑफिस जाने के बजाय अंजलि के कॉलेज चले गए थे। वहां जाते ही प्रिंसिपल से मैंने अंजलि के बारे में बात की तो वह लोग भी हैरान रह गए कि इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसा काम कैसे कर सकती है, जबकि वह लोग फौरन ही दीपक को पहचान गए थे। प्रिंसिपल ने जो बात मुझे बताई वह मुझे थोड़ा बहुत तसल्ली दे गई थी कि दीपक बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है। भले वह लड़का अपाहिज है लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और पूरी क्लास में अंजलि के बाद बहुत अच्छा पढ़ता है। लेकिन विशाल इन बातों के बाद भी संतुष्ट नहीं लग रहे थे। उन्होंने फिर भी प्रिंसिपल को यह कहा कि कॉलेज के अंदर आपका यह नियम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। आप दीपक के माता पिता को सूचित करें कि उनका बेटा ऐसा काम कर रहा है और उसे मेरी बेटी से दूर रहने की भी बात करे। प्रिंसिपल को यह बात काफी नागवार गुजरी थी, लेकिन वह स्टूडेंट के पिता और टीचर के सामने कुछ उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता था, इसीलिए खामोशी से सिर झुका दिया। मैंने विशाल को घर वापस ले आई थी। हम दोनों पति पत्नी आज ऑफिस से छुट्टी कर ली थी क्योंकि हमें अंजलि की बहुत चिंता हो रही थी। विशाल ने तो अंजलि के लिए बहुत अच्छा सोचा था। उनके दोस्त का बेटा था, पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी से लगा हुआ लड़का था। एक और विशाल के दोस्त भी इस रिश्ते से राजी थे, बल्कि इनकी तो बड़ी इच्छा थी कि अंजलि की वह उनके घर बड़े बेटे की दुल्हन बनकर जाए। लेकिन अंजलि जो बातें अब कर रही थी वो उस बात की गवाही थी कि अंजलि मर जाएगी लेकिन किसी और से शादी नहीं करेगी। अंजलि जब कॉलेज से वापस आई तो उसने आते ही शोर मचा दिया था कि मेरे कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी और प्रिंसिपल को यह फालतू बातें क्यों बोली आपने। आज मेरा कॉलेज में कितना मजाक बना है मालूम है आपको? आपको मालूम है? अंजलि की आवाज बहुत ऊंची हो रही थी, जबकि मैं हैरत से सिर्फ अंजलि की शक्ल देख रही थी। आज तक मेरी बेटी कभी भी मेरे मुकाबले नहीं आई थी। यह सब कुछ पहली बार हो रहा था। मैं इतनी गुस्से में आ गई थी कि मैंने अंजलि के मुंह पर थप्पड़ मारकर रख दिया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं अपना आपा खो चुकी थी। जबकि अंजलि ने जो बात आखिर में मुझसे कही थी वह मेरे कदमों तले से जमीन निकाल गई थी। उसने कहा था कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी मेरे पेपर होने के बाद नहीं करवाई तो याद रखना, मैं आप दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाऊंगी। यानी वह सीधा सीधा खुदकुशी की धमकी दे रही थी। मैं अब बहुत परेशान हो गई थी। रात को जब विशाल घर वापस आए तो मैंने सारी कहानी उनको सुना दी थी, जबकि उन्होंने सुनने के बाद एक ही बात कही थी कि अंजलि को कहो, उस लड़के से कहे कि वह रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाए, क्योंकि हम और ज्यादा बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते और अंजलि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ना करे अगर उसने यह कदम उठा लिया तो हम दोनों पति पत्नी इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का ही शिकार रहेंगे। मैंने जब अंजलि को यह बात बताई तो उसकी जीत के सामने घुटने टेक दिए तो वो बहुत खुश हुई और मेरे सीने से लगकर मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। और अगले दिन ही दीपक के माँ बाप हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। मैं और मेरे पति उन दोनों पति पत्नी से मिलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे घुटने टेक दिए थे। उन दोनों पति पत्नी का पहनावा इस बात की गवाही था कि वे बहुत अमीर घराने से संबंध रखते थे। मैंने और मेरे पति ने उन दोनों पति पत्नी से बहुत अच्छे से बातचीत की और अंजलि हमारे लिए बहुत अहम थी। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो हम कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाते थे। दीपक के माँ बाप बहुत ही मोहब्बत वाले इंसान थे, बहुत ही प्यार से हम लोगों से मिले थे। अगर दीपक अपाहिज ना होता तो शायद इस रिश्ते पर मुझे खुशी होती, लेकिन दीपक का अपाहिज होना मेरे दिल में किसी तीर की तरह चुभ रहा था। वह एक टांग से अपाहिज था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। पता नहीं अंजलि ने उसमें क्या देखा था, उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी थी। किसी पर भी उंगली रख देती तो खुशी खुशी वह लड़का उसे शादी के लिए राजी हो जाता। मेरी बेटी लाखों में एक थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक अपाहिज लड़के को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद किया था। दीपक के माता पिता ने हमें कहा था कि वह अंजलि की पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रखेंगे, इसीलिए मैंने और मेरे पति ने इस वजह से भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शादी का मुहूर्त 15 दिन के बाद था। हम दोनों पति पत्नी ने बुझे दिल के साथ अंजलि की शादी कर दी थी। पूरा खानदान हमारे खिलाफ हो गया था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे हम दोनों ने किसी को भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन शादी के बाद जो खबर मुझे मालूम हुई थी वह मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरे होश उड़ गए थे यह बात सुनकर कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व भी हुआ था, लेकिन उसके जज्बाती स्वभाव पर मुझे अफसोस भी हुआ था।
मेरी अंजलि बहुत प्यारी सी थी। वह दुल्हन बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं शादी पर ही पहली बार दीपक को देखा था और उसे देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। वह बुरी तरह लंगड़ाते हुए स्टेज तक आया था। उसके हाथ में एक बैसाखी थी जिसके सहारे वह चल रहा था। हालांकि अच्छा पर्सनालिटी का मालिक था, देखने में भी अच्छा था। अगर अपनी टांग से सही होता तो शायद उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अंजलि और दीपक की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लगती, लेकिन दीपक की अफाइश टांग ने इस रिश्ते पर एक पाबंद सा लगा दिया था। मेरी और विशाल की हालत बहुत बुरा हो रहा था। पहली बार हम अपनी बेटी को किसी दूसरे के घर भेज रहे थे। मेरे पति और मैंने उन दोनों पति पत्नी के आगे हाथ जोड़कर यह गुजारिश की थी कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना, बस उसके साथ कोई जुल्म नहीं करना। हमारे पास एक ही हमारा कीमती फूल है। जबकि उन दोनों पति पत्नी ने हमें इस बात को यकीन दिलाया था कि वह कभी भी अंजलि को कोई तकलीफ नहीं देंगे। जिस तरह से हमारे लिए दीपक है वैसे ही अंजलि होगी। जबकि उनका यह कहना मुझे शांति देने वाला था। अगले दिन जब अंजलि दीपक के साथ घर आई थी, जो खुशी उसके चेहरे पर मौजूद थी वह मुझे और विशाल को भी खुश कर गई थी। दीपक अंजलि को छोड़कर अपने घर चला गया था। दीपक के जाने के बाद ही मेरे पति भी अपने कमरे में जाना चाहते थे क्योंकि वे अंजलि से काफी नाराज थे। लेकिन अचानक ही अंजलि ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठाते हुए कहने लगी, पापा आज मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ और दीपक से शादी करने की वजह बताना चाहती हूँ। विशाल वहाँ बैठना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए दिल को मारकर बैठ गए थे। जबकि मैं भी अंजलि के पास ही बैठ गई थी। अंजलि कहने लगी, पापा आप कहते थे ना कभी किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हर व्यक्ति को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं मानती हूँ कि दीपक के पाँव में प्रॉब्लम है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा इंसान है। जब आप उसके साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको उस बात का पता हो जाएगा कि दीपक कितना अच्छा है। पूरी दुनिया मेरी खूबसूरती के पीछे हर वक्त पागल रहती है। कितने लड़कों ने मुझे प्रपोज किया है और मेरे कितने रिश्ते आए हैं, ये आप दोनों जानते हैं। लेकिन मेरी उम्र के कारण आप दोनों इनकार कर देते थे। लेकिन उन सब में एक दीपक भी था जो मेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि मेरे दिल से प्यार करता था। दीपक ने एक ऐसी जगह पर मेरी मदद की थी जहाँ पर हर कोई भी साथ छोड़ देता है। दीपक के तो पैरों में भी मसला है, लेकिन उसने उसके बावजूद भी मेरी उन जानवर लड़कों से हिफाजत की थी। आप जानते हैं कुछ दिन पहले कॉलेज में एक ग्रुप आया था, वह मेरा रेप करना चाहता था। मौके का फायदा उठाकर वह लड़के मुझे कॉलेज के पीछे ले गए थे, लेकिन उसी समय दीपक वहां पहुंच गया था। उसके पैरों में प्रॉब्लम है, वह चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन पापा उसने उन सब का मुकाबला किया था और मेरी सुरक्षा की थी। जबकि उसने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हें घर में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम घर में बताओगी तो तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे और तुम्हें कॉलेज भेजना बंद भी कर सकते हैं। उसकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी, इसलिए आपके सामने सबसे पहले यही बात रखी कि मैं अपाहिज लड़के से शादी करना चाहती हूँ। और उसके बाद ही मैंने आप दोनों के सामने दीपक का इंट्रोडक्शन करवाया था। जबकि मैं और मेरे पति अपनी बेटी को हैरत से देख रहे थे, यानी उसने अपने लिए किसी गलत लड़के का चुनाव नहीं किया था। हम दोनों इस बात को मान चुके थे। जबकि विशाल ने भी अंजलि को सीने से लगाकर ढेर और ढेर दुआएं दी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दीपक का इलाज उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी जगह करवाया था। पहले जो वह लंगड़ा कर चलता था, अब उसके पैरों में रोड डल चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी टांग की हड्डी जो बचपन में खेलने की वजह से टूट गई थी, अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। जबकि मेरी बेटी बहुत खुशहाल जिंदगी दीपक के साथ गुजार रही है और हमारी खुशी अपनी बेटी की खुशी में है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।